नमस्कार। आज हम केंद्रीय बैंकों के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी देश का केंद्रीय बैंक उसका शिखर बैंक होता है। अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे भारत में इसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड, अमेरिका में फेडरल रिज़र्व सिस्टम, फ्रांस में बैंक ऑफ फ्रांस, स्वीडन में रिक्स बैंक आदि नामों से जाना जाता है। यदि हम केंद्रीय बैंकों की परिभाषा के बारे में बात करें तो केंद्रीय बैंक को उसके कार्यों के अनुसार परिभाषित किया गया है। वेरा स्मिथ कहती हैं केंद्रीय बैंकिंग की परिभाषा है ऐसी बैंकिंग प्रणाली जिसमें कोई एकल बैंक करेंसी नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार रखता है। W.A. शॉ कहते हैं केंद्रीय बैंक वह है जो साख को नियंत्रित करता है। हॉटरे की दृष्टि में केंद्रीय बैंक ऋण देने वाला अंतिम आश्रय है। ACL डे का कहना है केंद्रीय बैंक वह है जो मौद्रिक और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित और स्थिर करने में सहायक होता है। सेयर्स कहते हैं केंद्रीय बैंक सरकार का वह अंग है जो सरकार के प्रमुख वित्तीय कार्यों का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है और इन कार्यों के व्यवहार और अन्य साधन के द्वारा वित्तीय संस्थाओं के व्यवहार को ऐसे ढंग से प्रभावित करता है जिससे सरकार को आर्थिक नीति का समर्थन हो। शेयर सरकारी बैंक के रूप में केंद्रीय बैंक की प्रवृत्ति को ही व्यक्त करता है। ये सभी परिभाषाएं संकुचित हैं क्योंकि ये बैंक के केवल एक कार्य विशेष को ही बताती हैं। दूसरी ओर सैमुअल्सन ने जो परिभाषा दी है वह व्यापक है। उसका कहना है केंद्रीय बैंक बैंकरों का बैंक है। इसका कर्तव्य मौद्रिक आधार को नियंत्रित करना है और इस उच्च स्तरीय मुद्रा के नियंत्रण के माध्यम से समुदाय की मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करना है। परंतु केंद्रीय बैंक की सबसे व्यापक परिभाषा डी कॉक ने प्रस्तुत की है। उनके अनुसार केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो अपने देश के मौद्रिक और बैंकिंग ढांचे का शिखर होता है और जो जहाँ तक हो सके सर्वोत्तम ढंग से राष्ट्रीय आर्थिक हित में ये कार्य करता है। जैसे व्यापार और सामान्य जनता की आवश्यकताओं के अनुसार करेंसी का नियमन करना, जिसके लिए उसे करेंसी नोट जारी करने का पूर्ण या कम से कम आंशिक एकाधिकार प्रदान किया जाता है। दूसरा, राज्य के लिए सामान्य बैंकिंग और एजेंसी कार्य करना। तीसरा, कमर्शियल बैंकों की नकदी रिजर्व्स की रखवाली। राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय करेंसी रिजर्व्स की रखवाली और व्यवस्था। कमर्शियल बैंकों, हुंडी, दलालों, व्यापारियों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को पुनर्बट्टे और कोलैटरल कर्जों के रूप में सुविधाएं प्रदान करना। और अंतिम आश्रय के रूप में ऋणदाता का सामान्य उत्तरदायित्व स्वीकार करना। बैंकों के समाशोधन शेषों का निर्णय करना। व्यापार की आवश्यकताओं तथा राज्य द्वारा अपनाई गई व्यापक मौद्रिक नीति को क्रियान्वित करने के लिए साख का नियंत्रण करना। जैसा कि डी कॉक ने बताया है और अर्थशास्त्रियों ने भी स्वीकार किया है, केंद्रीय बैंक निम्नलिखित कार्य करता है। पहला, करेंसी का नियामक। केंद्रीय बैंक निर्गम का बैंक होता है, यानी इशू, बैंक ऑफ इशू या निर्गम करना यानी नोट को जारी करना। इससे नोट जारी करने का एक अधिकार होता है और इसके द्वारा जारी किए गए नोट वैध मुद्रा के रूप में प्रचलित रहते हैं। इसका एक निर्गम विभाग होता है जो कमर्शियल बैंकों को नोट और सिक्के जारी करता है। सिक्के सरकारी टकसाल में ढाले जाते हैं परंतु उनका प्रचलन केंद्रीय बैंक के माध्यम से होता है। विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक करेंसी नोट जारी करने के विभिन्न तरीके अपनाते रहे हैं। कानून के अंतर्गत यह आवश्यक है कि केंद्रीय बैंक करेंसी नोटों के निर्गम या इशू के मुकाबले स्वर्ण और विदेशी प्रतिभूतियों की कुछ निश्चित मात्रा अपने पास रखें। कुछ देशों में स्वर्ण या सोने और विदेशी प्रतिभूतियों का एक निश्चित अनुपात नियत होता है या अर्थात पहले से फिक्स होता है जो जारी किए गए नोटों के 25 से 40% के बीच होता है। कुछ देशों में नोट जारी करने के लिए केंद्रीय बैंक को उनके मुकाबले एक निश्चित राशि का
स्वर्ण और विदेशी करेंसी रखनी पड़ती है। यह प्रणाली भारत में प्रचलित है। भारतीय रिजर्व बैंक को 115 करोड़ रुपए का सोना और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां रखना जरूरी है। सोना और विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में 200 करोड़ रुपए की यह न्यूनतम राशि रखने के बाद नोट जारी करने की कोई सीमा नहीं है। केंद्रीय बैंक चाहे जितने नोट जारी कर सकता है। केंद्रीय बैंक को नोट जारी करने का एक अधिकार प्राप्त होने से जारी किए गए नोटों में एक रूपता रहती है, जिससे देश के भीतर विनिमय और व्यापार में सुविधा रहती है। इससे मौद्रिक प्रणाली में स्थिरता आती है और जनसाधारण में विश्वास पैदा होता है। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार नकदी को सीमित अथवा उसका विस्तार कर सकता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक मौद्रिक प्रणाली को लोच प्रदान करता है। क्योंकि इसे नोट जारी करने का एक अधिकार प्राप्त है, इसीलिए नकदी का अंतिम स्रोत होने से केंद्रीय बैंक बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण रखता है। अंतिम बात जो कम महत्वपूर्ण नहीं है, यह है कि केंद्रीय बैंक को नोट जारी करने का एक अधिकार देकर सरकार नोटों के मुद्रण से लाभ अर्जित कर सकती है, क्योंकि नोटों के वास्तविक मूल्य के मुकाबले नोट छापने की लागत बहुत कम होती है। अब दूसरे कार्य के बारे में अगर हम बात करें तो यह सरकार के बैंकर, फिस्कल एजेंट और परामर्शदाता के रूप में काम करता है। सभी जगह केंद्रीय बैंक अपनी सरकारों के बैंकर, फिस्कल एजेंट और परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं। सरकार के बैंकर के रूप में केंद्रीय बैंक केंद्र एवं राज्य सरकारों की जमा रखते हैं और सरकारों की ओर से भुगतान करते हैं, परंतु केंद्रीय बैंक सरकार की जमाओं पर ब्याज नहीं देता। यह सरकार की ओर से विदेशी प्रतिभूतियां और करेंसियां खरीदता और बेचता है। वह सरकार का स्वर्ण भंडार रखता है और सरकारी मुद्रा एवं धन का संरक्षक है। फिस्कल एजेंट के रूप में केंद्रीय बैंक सरकार को अल्पावधि ऋण देता है, जो 90 दिन से अधिक समय के लिए नहीं होते हैं। वह सरकार की ओर से कर्जे जारी करता है, उन पर ब्याज देता है और अंतिम रूप से उन कर्जों का भुगतान करता है। सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता और बेचता, उन पर ब्याज देता है। इस प्रकार वह समस्त सार्वजनिक ऋण का प्रबंध करता है। परामर्शदाता के रूप में केंद्रीय बैंक सरकार को कुछ ऐसे मौद्रिक और आर्थिक मामलों पर परामर्श भी देता है, जैसे कि स्फीति और अपस्फीति को नियंत्रित करना, करेंसी का अवमूल्यन अथवा पुनर्मूल्यन करना, घाटे की वित्त व्यवस्था, भुगतान शेष इत्यादि। डीकॉक कहते हैं केंद्रीय बैंक सभी जगह केवल इसलिए ही सरकार के बैंकर के रूप में कार्य नहीं करते कि वह राज्य के लिए अधिक सुविधाजनक और मितव्ययी हैं, बल्कि इसलिए भी बैंकर का काम करते हैं कि सार्वजनिक वित्त और मौद्रिक मामलों में परस्पर गहरा संबंध होता है। कॉमर्शियल बैंकों के नकदी रिजर्व का रखवाला भी होता है केंद्रीय बैंक। कानून के अंतर्गत कॉमर्शियल बैंकों के लिए यह आवश्यक होता है कि वे अपनी सावधि और मांग जमा देयताओं का कुछ प्रतिशत भाग केंद्रीय बैंक के पास रखें और इन्हीं रिजर्व के आधार पर केंद्रीय बैंक बैंकों के समाशोधन को सुगम बनाने के लिए, समाशोधन यानी क्लियरिंग, उसको सुगम बनाने के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड्स को या निधियों को हस्तांतरित करता है और उनके लेन देन को सुगम बनाता है। डीकॉक का विचार है कि कॉमर्शियल बैंकों के नकदी रिजर्व केंद्रीय बैंक के पास रखने के अनेक लाभ होते हैं। पहला तो यह कि नकदी रिजर्वों का केंद्रीय बैंक में केंद्रीकरण देश की बैंकिंग प्रणाली के लिए शक्ति का स्रोत है। दूसरा, केंद्रीकृत नकदी रिजर्व विशाल और अधिक लोचदार ढांचे के आधार के रूप में कार्य कर सकते हैं, अपेक्षाकृत उस स्थिति के जब वही राशि अलग अलग बैंकों में बिखरी हो। तीसरे, मौसमी तनाव और वित्तीय संकटों और आपात की अवधि के दौरान केंद्रीकृत नकदी रिजर्व पूरी तरह और बहुत प्रभावशाली ढंग से उपयोग में लाए जा सकते हैं। चौथे, इन नकदी रिजर्वों में परिवर्तन करके केंद्रीय बैंक कॉमर्शियल बैंकों की साख निर्माण को नियंत्रित कर सकता है। अंतिम बात अगर हम कहें तो केंद्रीय बैंक स्थायी और अल्पकालीन आधार पर कॉमर्शियल बैंकों को अतिरिक्त फंड्स या निधियां प्रदान कर सकता है, जिससे वे अपनी वित्तीय कठिनाइयां पार कर सकते हैं। अब ये केंद्रीय बैंक वित्तीय
विदेशी विनिमय रिजर्व की रखवाली और प्रबंध भी करते हैं। ये सोने तथा विदेशी करेंसियों का सरकारी भंडार है। यह अन्य देशों के मौद्रिक प्राधिकरणों को नियत कीमतों पर सोना बेचता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विदेशी करेंसियां भी खरीदता और बेचता है। यह विदेशी करेंसियों के रूप में घरेलू करेंसी की विनिमय दरें भी नियत करता है। यह इन दरों को अल्प सीमाओं के भीतर रखता है जो IMF के सदस्य के रूप में इसके उत्तरदायित्वों के अनुरूप होती है, और यह विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता लाने का प्रयास करता है। फिर यह सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आयात करने वालों और व्यापार अध्ययन आदि के लिए विदेश जाने वालों को विदेशी करेंसी की पूर्ति द्वारा विनिमय नियंत्रण का प्रबंध करता है। इसके बाद जो केंद्रीय बैंक का कार्य होता है, अंतिम ऋणदाता के रूप में यह कार्य करता है। यह केंद्रीय बैंक कॉमर्शियल बैंकों, हुंडी दलालों और व्यापारियों अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं को पुनर्बट्टा और जमानती कर्जों के रूप में सुविधाएं प्रदान कर अंतिम आश्रय के रूप में ऋणदाता का कार्य करता है। केंद्रीय बैंकों की इस तरह की संस्थाओं की दबाव की स्थितियों में सहायता करने के लिए ऋण देता है ताकि देश के वित्तीय ढांचे को टूटने से बचाया जा सके। यह सीधे अगले दरवाजे से सरकारी हुंडियों और प्रतिभूतियों बॉन्डों के आधार पर बट्टा घर के माध्यम से अंतिम आश्रय के रूप में ऋणदाता का कार्य करता है। दूसरा तरीका है कि यह कॉमर्शियल बैंकों अथवा बट्टा घरों को पिछले दरवाजे से अर्थात थ्रू द बैक डोर अप्रत्यक्ष रूप से अस्थायी ऋण सुविधाएं प्रदान करता है। दोनों तरीकों में अंतर यह है कि सीधा दिए जाने वाला ऋण बैंक दरों पर और दूसरी स्थिति में बाजार दरों पर दिया जाता है। इसलिए अंतिम ऋणदाता के रूप में केंद्रीय बैंक नकदी का बड़ा स्रोत है और कीमतों और बाजार दरों को भी प्रभावित करता है। अब क्लियरिंग हाउस फॉर ट्रांसफ़र एंड सेटलमेंट अर्थात हस्तांतरण एवं निपटारा के लिए समाशोधन गृह। बैंकरों का बैंक होने के नाते केंद्रीय बैंक हस्तांतरण और कॉमर्शियल बैंकों के आपसी दावों का निपटारा करने के लिए समाशोधन गृह का कार्य करता है। क्योंकि केंद्रीय बैंक के पास कॉमर्शियल बैंकों के रिजर्व होते हैं, इसलिए यह चेकों के समाशोधन को सुगम बनाने के लिए एक बैंक से दूसरे बैंकों को निधियों को हस्तांतरित कर देता है। इसके लिए केंद्रीय बैंक बही खाते के सिद्धांत के आधार पर उन बैंकों के खातों में ट्रांसफ़र एंट्रीज कर देता है या अंतरण प्रविष्टियां कर देता है। हस्तांतरण तथा एक बैंक के अन्य बैंकों पर दावों का निपटारा करने के लिए केंद्रीय बैंक शहरों और व्यापार केंद्रों में एक अलग विभाग रखता है। इस विभाग को क्लियरिंग हाउस या समाशोधन गृह कहते हैं। यह विभाग कमर्शियल बैंकों को फ्री सर्विसेज या निःशुल्क सेवा प्रदान करता है। जब केंद्रीय बैंक क्लियरिंग एजेंसी के रूप में या समाशोधन एजेंसी के रूप में काम करता है तो इससे कॉमर्शियल बैंकों के समय की बचत होती है और उन्हें यह सुविधा रहती है कि वे एक स्थान पर अपने दावों का निपटारा कर सकें। इससे मुद्रा का प्रयोग भी कम हो जाता है। यह कैश और पूंजी को मितव्ययता का साधन ही मात्र ही नहीं है, बल्कि किसी समय में उस तरलता की कोटि के परीक्षण का भी साधन है। इसका मतलब लिक्विडिटी कितनी है अर्थव्यवस्था में, उसको भी यह चेक करने में सक्षम होता है। केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कॉमर्शियल बैंकों की साख निर्माण शक्ति को नियंत्रित करना है ताकि अर्थव्यवस्था के भीतर स्फीतिकारी और अस्फीतिकारी दबावों को नियंत्रण में रखा जा सके। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक मात्रात्मक तरीके और गुणात्मक तरीके अपनाता है। मात्रात्मक तरीकों का उद्देश्य होता है कि बैंक दर नीति खुले बाजार प्रचलन अपनाकर, खुले बाजार प्रचलन का मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन, और कॉमर्शियल बैंकों के रिजर्व अनुपातों में परिवर्तन करके साख की लागत और मात्रा को नियंत्रित किया जाए। गुणात्मक तरीके साख के प्रयोग और दिशा को नियंत्रित करते हैं। क्वालिटेटिव कंट्रोल या चयनात्मक साख नियंत्रण और प्रत्यक्ष कार्यवाही भी क्रेडिट कंट्रोल करने का तरीका है।
इस तरह के तरीके अपनाकर केंद्रीय बैंक कॉमर्शियल बैंकों के साख निर्माण को प्रभावित और नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है ताकि देश में आर्थिक क्रिया को बनाया रखा जा सके। इन कार्यों के अतिरिक्त केंद्रीय बैंक को अनेक विकासशील देशों में यह काम भी सौंपा गया है कि कृषि, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य की बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह मजबूत बैंकिंग प्रणाली का विकास करे। उसके अनुरूप केंद्रीय बैंक को कॉमर्शियल बैंकों की देखरेख और उन पर नियंत्रण के अतिरिक्त अधिकार प्राप्त हैं। वे अधिकार हैं लाइसेंस जारी करना, शाखा विस्तार का नियमन, यह देखना कि प्रत्येक बैंक कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रदत्त पूंजी या पेड अप कैपिटल तथा रिजर्व रखता है, बैंकों के हिसाब किताब की जांच पड़ताल और ऑडिट करना, इस तरह के बैंकों के अध्यक्ष और डायरेक्टरों की नियुक्ति का नियमों तथा शैक्षणिक योग्यताओं के अनुसार अनुमोदन करना, बैंकों को फेल होने से रोकना और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कमजोर बैंकों का नियंत्रण और उनके विलय की सिफारिश करना, सार्वजनिक हित में सरकार को कुछ विशेष बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश करना, बैंकों तथा जनता के हित के लिए समय समय पर मौद्रिक और आर्थिक नीतियों के विभिन्न पक्षों से संबंधित रिपोर्टें प्रकाशित करना और रिसर्च और बैंकिंग कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना इत्यादि। धन्यवाद।